देखो मान लो कि कोई प्रोजेक्टाइल है जिसको तुम 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंके। अरे देखो अब तो सुनो, 53 डिग्री से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 1 सेकेंड। बताओ, 1 सेकेंड पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। सोचो कैसे होगा। चलो आओ देखो, देखो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है एट 1 सेकेंड ना, तो आर सी इज इक्वल टू क्या होता है, वी परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन ए टेंजेंशियल, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन ए टेंजेंशियल, ठीक है। अब ये वी परपेंडिकुलर नहीं, वी नेट की बात हो रही है, वी स्क्वायर अपॉन ए टेंजेंशियल। अच्छा, 1 सेकंड पे पूछा हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो तुमको क्या चाहिए, 1 सेकंड पे वेलोसिटी का नेट वाला कंपोनेंट चाहिए और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए। तो 1 सेकंड पे देखो कहाँ होगा बॉडी, पहले 1 सेकंड पे होगा कहाँ, पहले ये जज कर लो। ज्यादा जज नहीं करना अपने को, बस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से मतलब है। अरे यार मुंह लटका के बैठा हुआ है क्यों ये, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेना, तुम कहता उदास हो तब लग तो रहा है। चलो आओ देखो, 1 सेकंड में बताना है, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे होगा उस पॉइंट, उस समय, इस समय, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे होगा तो वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट तो इसी डायरेक्शन में होगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में होगा और एक वर्टिकल में होगा, इसमें कोई दिक्कत। तुमको पता है कि हाँ, अबे प्रोजेक्टाइल ही तो दिए हैं, अबे अबे क्या गजब क्या आदमी है, अबे प्रोजेक्टाइल ही तो दिए हैं। अरे प्रभु क्या, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मान लेते हैं कि 1 सेकंड पे इस वाले पॉइंट पे बॉडी पहुंची होगी। तो अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें तो 30 होगा, 50 53, 50 cos 53 30, और ये वाला 40 होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी नहीं बदलने वाला, दैट इज 30। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट तो भैया चेंज करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज करेगा। अब कैसे चेंज करेगा, अभी खत्म हो गया क्या कलरफुल चौक। अब वर्टिकल कंपोनेंट कैसे चेंज करेगा, सिंपल काइनेमेटिक्स लगानी है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी तुमको। तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगा ले, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि उस डायरेक्शन में तो यही लगेगा इक्वेशन। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही बतानी है, और इनिशियली वर्टिकल में 40 मिल गई थी, अरे, और माइनस g, और टाइम कितना है भैया, टाइम 1 सेकेंड है, बस सॉल्व कर ले। तो वेलोसिटी विल बी 40 माइनस 30 30, अरे 40 माइनस 10 30, ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें हो तो बोलो। मतलब क्या, वर्टिकल में वेलोसिटी मिल गई 30 मीटर पर सेकेंड, और हॉरिजॉन्टल में भी वेलोसिटी मिल गई 30 मीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत इसमें। और तुमको पता है कि इस वाले पॉइंट पे अगर एक्सेलरेशन बताना है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो 10 ही लगेगा नीचे की तरफ, दैट इज जी। आ रही बात समझ में। अब इस जी का जब वर्टिकल कंपोनेंट, ये जो, अब देखो क्या क्या चाहिए तुमको आरसी निकालने के लिए। आरसी निकालने के लिए अपने को वी स्क्वायर चाहिए, मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, जो कि अपने को मिल गया ये 30 तो ये 30√2, अभी ये 30 तो ये 45, हाँ कि ना, पक्की बात। अब अपने को ए टेंजेंशियल चाहिए, या ए परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, विच इज परपेंडिकुलर टू वी। जब हम लोग यहाँ पे ऐसे बनाए हुए थे ये वेलोसिटी का कंपोनेंट, तो यहाँ पे बोले थे ना ये ए, दिस इज ए पैरेलल एंड दिस इज ए टेंजेंशियल या ए परपेंडिकुलर। अरे जो पीछे अभी करके दे गए हैं यार, तो अपने को वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन कंपोनेंट ढूंढना है। क्या वेलोसिटी ये है, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो होगा ये वाला कंपोनेंट होगा, हाँ कि ना। इसको हम लोग ए परपेंडिकुलर बोल दे, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कंपोनेंट है ये ए परपेंडिकुलर, ध्यान से सुनना, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो ये 45, तो क्या ये 45 और ये भी 45, सोच लो, पक्की बात। तो आरसी अगर तुमको चाहिए तो क्या वी स्क्वायर क्या है भैया, जिससे वो आगे बढ़ा है, दैट इज 30√2, वी स्क्वायर दिस इज 30√2 अपॉन ए टेंजेंशियल। क्या ए टेंजेंशियल ये आएगा, मतलब 10 का इधर वाला कंपोनेंट, तो 10 का इधर वाला कंपोनेंट क्या, 10 cos 45, 10 cos 45 का मतलब, अबे 10 cos 45 क्या होगा, 1/√10√2 हो जाएगा। तो बस सॉल्व कर ले, हो गया 10√2। क्या अबे वैल्यू पुट करना है बस, क्या होगा बताओ। अरे इस वाले डायरेक्शन में क्या, अरे महाराज ये डायरेक्शन में कंपोनेंट बोलो ना,
अबे बोलो तो, वही तो पूछ रहे हैं। ये जब 45 है तो ये 10 नीचे की तरफ है। देख अब इसका जो है दो कंपोनेंट आएगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा 10 का, तो ये 45 तो ये भी 45, तो ये 10 cos 45, 10 cos 45 की वैल्यू बोलो ना, तो बस हो गया, पुट कर लो 10/√2। अब सॉल्व कर लो, हो गया। अबे साला वैल्यू रखने में नरक कर दी तुम लोग, बस हो गया, सॉल्व करो। क्या आरसी निकाल लोगे ना? तुमको क्या ढूंढना है, वेलोसिटी का जो नेट वाला कंपोनेंट है वो पकड़ो, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो पकड़ो। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हो गया सॉल्व, आगे बढ़ो। इसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्वेश्चन पूछता है, अच्छे एग्जाम में पूछता है, स्कूल में तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन देखना जरूरी था, देख लो, कर लो। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये तुम लोग के हाथ में, तुम लोग को करना है। और देखो, करे रेस, चलो एक क्वेश्चन इस पे और देख ले रहे हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो आओ देखो, प्रोजेक्टाइल अपनी, हाँ ऐसे ही प्रोजेक्टाइल होती है बेटा। 10√2 से इसको फेंके, ठीक है, 10√2 मीटर पर सेकेंड एट 45 डिग्री, आरसी एट मैक्सिमम हाइट। चलो बताओ, ये सबसे आसान क्वेश्चन है इसका, मैक्सिमम हाइट पे आरसी बताओ। चलो फाइंड आरसी एट मैक्सिमम हाइट, चलो बताओ। अरे यार तुम लोग कभी कभी एकदम दिल तोड़ देते हो। हम दोनों को एक बात बताएं, देखो तुम लोग को यहां पे समझ में आता है, लेकिन तुम लोग बाद में जाके भूल जाते हो। सही कह रहे हैं कि नहीं? अरे यही सही कह रहे हैं कि नहीं? क्यों भूल जाते हो? क्योंकि यहां से पढ़ के जाते हो, फिर गायब हो जाते हो, फिर दोबारा रिवाइज नहीं करते हो। कहाँ रिवाइज करते हो? रिवाइज करते तो ये प्रॉब्लम थोड़ी ना होती। आरसी बताना है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। आरसी एट मैक्सिमम हाइट, अगर ये 10√2 है तो दो कंपोनेंट फिर से करेंगे, हॉरिजॉन्टल में और एक वर्टिकल में। तो ये 45 डिग्री, ये 10√2, तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, ये हो गया 10√2, 45, 10, 10, कोई दिक्कत? अच्छा, मैक्सिमम हाइट की अगर आरसी, क्या मैक्सिमम हाइट पे आरसी निकालना है? आरसी होता क्या पहले ये बताओ। आरसी इज इक्वल टू क्या, v² अपॉन ए परपेंडिकुलर। अब हमको बताओ मैक्सिमम हाइट पे केवल एक ही कंपोनेंट ही होता है। कौन सा कंपोनेंट होता है? v cos थीटा, यानी कि क्या 10 बोल सकते हैं। और अगर एक्सेलरेशन की बात करोगे तो एक्सेलरेशन जो होगा वो नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज 10। जो v है यहां इस पॉइंट पे, वो क्या v नेट अपने को लेना है, v नेट का स्क्वायर। वो जो v नेट है क्या वो 10 ही है ना, क्योंकि एक ही कंपोनेंट ही है यहाँ पे, दो कंपोनेंट तो है नहीं कि उसका नेट निकालने चलोगे। आंसर दिख रहा है कि अभी भी बताने की जरूरत है? तो आरसी क्या हो जाएगा? अबे हो तो गया, आरसी इज इक्वल टू 10² अपॉन 10, खत्म। इसमें क्या ऐसा रॉकेट साइंस है कि जो दिमाग लगा रहे थे तुम लोग अभी तक? लिख ले, यही कर रहे थे कब से? करो, लिखो। चलो देखो, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ लिए, जाना है क्या वहां? चलो, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली फोर्स की बात होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन कहां से आता है? अबे फोर्स लगेगा तभी तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तभी वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स पढ़ना जरूरी है अपने को, क्या इसकी डायनेमिक्स पढ़नी जरूरी है ना। अब मान ले कि ये एक बॉल है, ठीक है, हवा में मान लेते हैं कि ये बॉल है जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है आगे की तरफ। अब ये v वेलोसिटी से जब आगे की तरफ चला तो सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। कभी भी सर्कुलर मोशन करने के लिए तुमको एक अंदर की तरफ मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स लगाना ही पड़ेगा। अब वो फोर्स कैसे भी लगा सकते हो तुम, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? मान लो कोई भी बॉडी चल रही है, v वेलोसिटी से मान ले चल रही है। अब अगर इसको गोल गोलाई में घुमाना है, अगर सर्कुलर मोशन कराना है, तो अंदर की तरफ एक मिनिमम फोर्स देना ही पड़ेगा। जैसे मान ले
अगर मान ले कि इसी ब्लॉक को रस्सी से बांध के आगे घुमाओ तो आगे की तरफ वेलोसिटी दी है तुम, लेकिन क्या अंदर की तरफ एक फोर्स आया ना, मिनिमम फोर्स आया। वो फोर्स कौन है? वो फोर्स टेंशन है, अगर रस्सी से बांधोगे। अब ये फोर्स किसी भी तरीके का हो सकता है। ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, अगर मान ले बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस केस को एनालाइज कर कि वो केस कौन सा है। जैसे मान ले कि स्प्रिंग में बांध दिया तू ब्लॉक को, स्प्रिंग में बांध के ब्लॉक को घुमा रहा है, तो अब यहां पे भी सर्कुलर मोशन होगा, घुमा रहा है इसको मस्त ओमेगा से, अब यहां भी सर्कुलर मोशन होगा। अब अंदर की तरफ मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स कौन देगा? फ्रिक्स फोर्स विथ स्प्रिंग। अरे स्प्रिंग का ही तो फोर्स देगा, हाँ कि ना। अब और सुन, तो यहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स कौन दे रहा है? क्या स्प्रिंग दे रहा है? अच्छा, इसी तरीके से और हम लोग देखते हैं कि सर्कुलर मोशन कहां पे होता है। तो देख, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, जेडी इलेक्ट्रॉन घूमता है, यहां प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है ना, चक्कर काटता है, यहां पे कौन सा फोर्स है? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि अंदर की तरफ लगता है, हाँ कि ना। तो यहां पे मिनिमम फोर्स कौन दे रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां पे मिनिमम फोर्स कौन दे रहा है? टेंशन। वहां पे मिनिमम फोर्स कौन दे रहा है? स्प्रिंग। और सुन, पृथ्वी है, सन है, चारों तरफ अर्थ चक्कर काट रहा है, कौन देता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और सुन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डाल दे, अभी ये तुम लोग 12th में पढ़ोगे, और चार्ज जो है यहां पे ऐसे चार्ज को वी वेलोसिटी दे दो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा और अंदर की तरफ एफ मैग्नेटिक लगेगा, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स कौन सी है? जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है। तो अब कौन सा केस लग रहा है, कौन सा केस लग रहा है, वो तुमको देखना है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स कौन दे रहा है। वो टेंशन भी दे सकता है, वो स्प्रिंग का फोर्स भी दे सकता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दे सकता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी दे सकता है, वो मैग्नेटिक फोर्स भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है जो सर्कुलर मोशन करवाएगा। आ रही है बात समझ में कि नहीं? अब मान ले कभी कटोरा लियो, कटोरा लेके कटोरा, अबे रुक ना, छोड़ उसको, वो कटोरा नहीं है, कटोरी है वो, ठीक है। कटोरा जो है, अगर ऐसे पैसा ले लो, ऐसे किए भी होगे तुम लोग वैसे, तो कटोरा लेके ऐसे से घुमाओ तो पैसा उसके दिखा रहे हैं। जैसे मान ले कि कटोरा ले ले, और कटोरा लेने के बाद पैसा यहाँ पे बीच में ऐसे रखा हुआ है, इसको जैसा ही गोल गोल घुमाने लगोगे तो पैसा ये यहाँ पे ऐसे ऐसे इस वाले सरफेस में ऐसे ऐसे घूमने लगता है। मतलब इसको 3D में इमेजिन कर, तो ये जो है ऐसे ऐसे घूमने लगता है, सर्कुलर मोशन होता है वो भी। अब वो सर्कुलर मोशन कैसे होता है सोच के देख। अबे मिनिमम फोर्स, सर्कुलर मोशन होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स अंदर की तरफ होना चाहिए। यहां पे है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, वहां भी है, हाँ कि ना। यहां पे भी तो होगा अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो। इमेजिन किए हो कि नहीं, कभी सिक्का ऐसे लेके घुमाओ तो किए हो। यहां पे मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स अंदर की तरफ कौन सा है? नॉर्मल है। अबे ये रखा हुआ है जब, तो इस पे नॉर्मल लगेगा ना, नीचे वाला सरफेस नॉर्मल लगाएगा, वही नॉर्मल है, बस हो गया। तो कहीं भी किसी भी केस में, किसी भी जहां सर्कुलर मोशन हो रहा है, अब मान ले टेंशन पूछ दे, अब इसको सिंपली तुम लोग जैसे एनएलएम पढ़ के आए हो ना, बिल्कुल एनएलएम की तरह सवाल है कि फोर्स तुमको देखना है कि फोर्स कौन सा किधर लग रहा है। अब वो फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी लग सकता है, वो फोर्स रेडियल डायरेक्शन में भी लग सकता है। मतलब अब क्वेश्चन के हिसाब से तुमको जज करना पड़ेगा कि फोर्स कौन सा किधर लग रहा है। उस बेसिस पे जो भी अननोन वैल्यू पूछा वो बता दो। एग्जाम्पल में हम कराते हैं, देख अभी पहले ये लिख ले, ये लिख ले। अभी देख तुम लोग अभी क्या पढ़ के रखे हुए हो, ये तुम लोग को मतलब नहीं है, इसमें शायद कोई एक दो क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी पढ़े नहीं हो, मैग्नेटिज्म अभी पढ़े नहीं हो। तुमको बस इस पे और इस पे सवाल मिलेगा, मैक्सिमम इस पे और इस पे मिलेगा, बस। आ रही बात समझ में? कर ले, ये लिख ले ऐसे, ये हेडिंग डाल ले डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन और लिख ले, उसके नीचे लिख ले, उसके नीचे लिख ले, देयर इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स, देयर इज द, लिख लो पहले हेडिंग डालो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, देखो देयर इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स, देयर इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, there is the minimum requirement of the force for the circular motion, for the circular motion acting towards the center, acting towards the center, acting towards the center, जो कि सेंटर के
सेंटर की तरफ एक्ट करे, मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स चाहिए। अब वो फोर्स कोई भी दे सकता है, आ रही बात समझ में? ये फिगर बना ले ताकि समझ में आए कि कोई भी दे सकता है, कौन कैसे देगा वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऊपर कि कैसा सामने वाला दे रहा है करने के लिए। कर ले तो समझ में आया कि डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है। अब वो फोर्स कौन दे रहा है वही अपना जज करना, उसको सॉल्व करना, यही डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन है अपना। काइनेमेटिक्स में क्या किए, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, ये सब सॉल्व कर रहे थे। अब यहाँ पे फोर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे एनएलएम में फोर्स के बारे में बात कर रहे थे, नीचे mg लग रहा है ये वो, बस यहाँ पे भी वही बात होगा। वाह, चल आजा देख। अब जैसे मान ले ये फिगर बना लो ताकि पता रहे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स कोई भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि यही दे। आजा देख, मान लेते हैं, देख मान लेते हैं कि तेरे पास एक बॉल है या एक ईंटा मान लेते हैं, कुछ भी मान ले, जो ऐसे हिंज किए अपना थ्रेड से और उसको घुमा रहे हो। उसको क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। मान लेते हैं ये ओमेगा से घुमा रहे हो, तो आगे की तरफ v वेलोसिटी होगा, ये v वेलोसिटी मान लेते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से तुम घुमा रहे हो। इसको क्या कर रहे हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से तुम घुमा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, मान लेते हैं ये सारा सिचुएशन जो तुम ऑब्जर्व कर रहे हो ये ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हो। किस फ्रेम में? मतलब सामने घूम रहा है और ग्राउंड से बैठ के देख रहे हो उसको। ये बता कि इस वाले केस में सर्कुलर मोशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर, जाहिर सी बात है सर्कुलर मोशन होगा, ऐसे से घूमेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स अंदर की तरफ कौन दे रहा है? क्या टेंशन दे रहा है? तो क्या टेंशन जो है अंदर की तरफ, यानी हम लोग कह सकते हैं टेंशन के अंदर की तरफ लग रहा है। और क्या रेडियल एक्सेलरेशन भी क्या अंदर की तरफ लग रही है? मान लेते हैं इस वाले ब्लॉक का मास m है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के अंदर की तरफ लग रहा है ना। वो एक्सेलरेशन कितना है? वो एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर है। अगर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो तो क्या है, ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद क्या ये वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा? अबे ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेना, कोई दिक्कत इसमें? ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? वी बाई आर करोगे पुट, जैसा ही वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक आर से आर कट जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर आएगा। तो अब हम तुमसे पूछे टेंशन क्या होगा? टेंशन विल बिकम एम वी स्क्वायर बाई आर। अबे यही ना होगा, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स जो कि टेंशन है वो क्या यही एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा है ना? हाँ कि ना? तो जो टेंशन होगा वो इसी के इक्वल हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर के। अब ध्यान से सोच के देख, ये जो एम वी स्क्वायर बाई आर है क्या? दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि अब यहां पे टेंशन प्रोवाइड कर रहा है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? अब मान ले इस केस को हम लोग क्या किए, ग्राउंड फ्रेम में ऑब्जर्व किए। मान लेते हैं इसको हम लोग चीता फ्रेम में ऑब्जर्व कर रहे हैं। चीता फ्रेम यानी कि सेंटर ऑफ मास वाला फ्रेम, दिख रहा है क्या? अब इस सेंटर ऑफ मास पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे से घूम रहा था, हम लोग ग्राउंड पे बैठ के ऐसे देख रहे थे तो सिस्टम ऐसे नजर आया। अब इसी फ्रेम को अब हम लोग किसी भी फ्रेम में सॉल्व कर सकते हैं टेंशन निकालने के लिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ब्लॉक है जिसको v वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की तरफ। अब हम लोग क्या किए, इसी पे बैठ के देख रहे हैं, इसी पे बैठ के देख रहे हैं, मतलब उसके सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा। अब ब्लॉक को देख, अब ब्लॉक को देख तो क्या तेरे को नजर आएगा? अब बताइए कि अगर इसको v वेलोसिटी से घुमा रहा है, क्या अभी भी ये सर्कुलर मोशन करेगा? करेगा? अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा, अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो ये सर्कुलर मोशन जो मिनिमम फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, क्या अभी भी टेंशन है? जो कि अंदर की तरफ लग रहा है टेंशन, देख लग रहा है। और ये जो चीता है, ये जो चीता बैठा हुआ है सेंटर ऑफ मास पे, ये इनर्शियल फ्रेम में है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। जो इस ब्लॉक के ऊपर घूमने की वजह से एक्सेलरेशन लग रहा होगा ए रेडियल, वो तो अंदर ही की तरफ होगा, वो अंदर की तरफ होगा क्योंकि वही टेंशन रोक के रखा है। लेकिन अभी इसको चीता ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए ध्यान से, और चीता नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। तो जब चीता नॉन इनर्शियल फ्रेम में है और जैसे ये फोर्स का इक्वेशन यहां लगाएं कि बेटा ओमेगा स्क्वायर आर अंदर की तरफ, तो अब जब चीता ऑब्जर्व करेगा तो क्या अब सूडो फोर्स आएगा? क्योंकि कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई किसी को ऑब्जर्व करेगा तो क्या सूडो फोर्स आएगा, और सूडो फोर्स आएगा तो टेंशन की वैल्यू अगर बतानी है चीता फ्रेम में, चीता फ्रेम मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा, मतलब जो बॉडी है जो घूम रही है उसी के ऊपर बैठ के अब ऑब्जर्व कर उसको। चीता क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि चीता छोटी चीज होती है, सॉरी चीटा, चीता नहीं चीटा, चीटा बैठ के बन के बैठ जा, चीटा छोटा चीज होता है।
अब वो चीटा बन के बैठ जाएगा तो क्या चीटा सेंटर ऑफ मास पे आराम से बैठ सकता है ना? तू गधे की तरह बैठ नहीं सकता है। सी फॉर चीटा, सी फॉर सेंटर ऑफ मास। आ रही बात समझ में? तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ जा। अब इस ब्लॉक को जब ऑब्जर्व करोगे तो जब ब्लॉक को ऑब्जर्व करोगे तो क्या मास सूडो फोर्स होता क्या है? मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और एक्सेलरेशन फ्रेम का क्या है? v स्क्वायर बाई आर, या ओमेगा स्क्वायर आर भी बोल सकते हो, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट किए हैं। और इसकी डायरेक्शन जो होती है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, लेकिन जब चीता ऑब्जर्व करेगा क्या? बाहर की तरफ। तो टेंशन की वैल्यू अभी भी कितनी आ रही है? mv स्क्वायर बाई आर। एंड दिस mv स्क्वायर बाई आर जो कि बाहर की तरफ है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं? देख इक्वल है। चाहे तू इस ब्लॉक को घुमा, अगर मान लेते हैं ये अगर जो ब्लॉक है इसको घुमा रहा है तू, जो टेंशन आएगा वो टेंशन तो सेम ही होगा। अब चाहे तू इसको ग्राउंड फ्रेम में बैठ के देख या फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देख, टेंशन बदलने वाला तो हम दोनों फ्रेम में क्यों रिप्रेजेंट करा के दिखाए हैं कि कोई जो होता है ग्राउंड फ्रेम में भी करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, कोई सेंटर ऑफ मास पे बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। लेकिन कोई अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के सॉल्व कर ले तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड में बैठ के कर ले तो तेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको इससे ज्यादा फील आएगा कि आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू पीछे वाला फोर्स, तभी ये ब्लॉक यहां पे बैलेंस्ड है बीच में और आगे की तरफ ऐसे घूम रहा है। आ रही बात समझ में? तो रेडियल डायरेक्शन में कभी भी आ जाए ना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, टेंशन वेंशन पूछ ले या रेडियल डायरेक्शन में कुछ भी पूछ ले, तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो, आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू पीछे वाला फोर्स। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? और टेंजेंशियल डायरेक्शन में जैसे एनएलएम में क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना कि ये ब्लॉक है, अगर टी ऊपर की तरफ लग रहा है, एमजी नीचे की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तो एमजी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, बस वैसा ही वहां भी करना है। आ रही बात समझ में? ये जो हम सॉल्व किए क्या ये रेडियल डायरेक्शन के लिए सॉल्व किए हैं? क्या चीटा फ्रेम में भी किए और क्या ग्राउंड फ्रेम में भी किए? तो टेंशन पे इफेक्ट नहीं आएगा चाहे तुम किसी भी फ्रेम में बैठ के ऑब्जर्व करो। अबे कैमरा ऑन किए थे कि नहीं? चल रहा है ना? तो किसी भी फ्रेम में चाहे तुम ऑब्जर्व करो, चाहे चीटा फ्रेम में, चाहे इस अगर स्ट्रिंग में मास अगर यही है, अबे तो टेंशन तो वही होगा ना। कैसे सॉल्व किए क्या दिख रहा है? मतलब ये जो आया दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो एक तरीके का सूडो फोर्स है, कह सकते हो ना, क्योंकि जो हम लोग ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पा रहे हैं ये तो सूडो फोर्स पा रहे हैं हम, मतलब ये जो मिल रहा है ये हमको सूडो फोर्स मिल रहा है। आ रही बात समझ में? क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो रही कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत इसमें? लिख ले कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट फोर्स अंदर की तरफ उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो उसको सिंपल लगा के आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू पीछे वाला फोर्स, खत्म। ये दो केस हो गया, एक ग्राउंड फ्रेम में, एक चीटा फ्रेम में, चीता बोल रहे हैं, चीटा फ्रेम में। और यहां पे टी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर जहां लिखा है वहां पे ऐसे एरो करके लिख लो ये चीज कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, लेकिन ये एक तरीके का सूडो फोर्स है, क्योंकि हम सूडो ही फोर्स से वो फाइंड आउट किए हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है। इसके ऊपर लिख ले, कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो। इसको हम ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किए हैं, उसको चीटा फ्रेम में सॉल्व किए हैं। अभी देख अभी और सुनना है, सुन, लिख पहले, लिख जल्दी लिखो। यहां ऐसे एरो बना लो, टी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर जो लिखा है उधर चीटा वाले में, हाँ लिख लो कि जो एम बी स्क्वायर बाई आर है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये एक तरीके का सूडो फोर्स है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये एक तरीके का सूडो फोर्स है। अब ध्यान से देख, आगे बढ़ते हैं, सुन। सूडो फोर्स है, हो गया? देखो, सुन, ओए आ जाओ। देखो ये सारा जो केस किए हम, ये और ये, क्या यहां पे हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट रखे हैं? लेकिन जरूरी है क्या कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे? जरूरी नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए टेंजेंशियल रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्या केवल ए रेडियल रहेगा? लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट तो ऐसा जरूरी?
अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग हो तो एक नया केस लेते हैं, क्या करते हैं, एक नया केस पे भी चर्चा करते हैं। आ जाओ, देख अब ध्यान से, चीटा फ्रेम में ऑब्जर्व करेंगे, चीटा बन के। ग्राउंड फ्रेम में तो आसानी से हो जाएगा, चीटा बन के देखते हैं। आजा देख, न्यू केस, नया केस क्या है देख सुन। मान ले कि एक ब्लॉक है अपना m मास का, v वेलोसिटी दे दी और v जो वेलोसिटी ये इंक्रीज कर रही है टाइम के साथ। अरे इंक्रीज कर रही है और ये इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं, हाँ कि ना। अब अगर इस मास m की बात करो, अगर इस मास m की, तो जो नेट फोर्स होगा इसके ऊपर ये इसी डायरेक्शन में लगेगा। अभी इसको चलना, इसका रिजल्टेंट पाथ यही है। अबे अगर मान ले कि किसी ब्लॉक को ऐसे घुमा रहे हो तो ए टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में अगर आया और ए रेडियल इस डायरेक्शन में आया, अबे इसी डायरेक्शन में आएगा ना सर्कुलर। अबे वो बोल ही नहीं रहा है, नल्लो की तरह बैठा हुआ है, तो ए नेट क्या इसी डायरेक्शन में आएगा। और ए नेट अगर इस डायरेक्शन में आएगा तो जो फोर्स का नेट है क्या वो भी ए नेट के ही डायरेक्शन में होगा ना प्रभु लोग, इसमें कोई दिक्कत। तो फोर्स की जो डायरेक्शन है एफ नेट क्या इसी डायरेक्शन में होगी, हाँ कि ना। अब मान ले कि तू चीटा बन के मास एम पे बैठ जा, चीटा बन के मास एम पे बैठ जा। अब चीटा नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा है, तो देख ध्यान से, चीटा बन के मास एम पे अगर तू जैसे ही बैठ जाएगा तो जो आगे की तरफ ए टेंजेंशियल है, जो ए टेंजेंशियल है, चीटा जब उस चीज को ऑब्जर्व करेगा तो उसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगा, एम ए टेंजेंशियल पीछे की तरफ लग जाएगा क्योंकि डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट होता है। तो टेंजेंशियल फोर्स का क्या, एम ए टी पीछे की तरफ, और जो एम ए रेडियल अंदर की तरफ है, जब चीटा उसको ऑब्जर्व करेगा तो क्या बाहर की तरफ हो जाएगा एम ए आर, या इसको क्या कह सकते हो, एम वी स्क्वायर बाय आर भी बोल सकते हो, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अगर चीटा ऑब्जर्व करेगा, अबे अगर चीटा ऑब्जर्व करेगा, अब ध्यान से देख, इसका नेट जो है इस डायरेक्शन में आना चाहिए, लेकिन तो ब्लॉक ऐसा नहीं कि इस डायरेक्शन में चला जाएगा, उसको संभालने वाला ये जो फोर्स है ये है जो कि इन दोनों को संभाल लेगा, और ये जो ब्लॉक है ऐसे टू सर्कुलर मोशन कर लेगी। आ रही है बात समझ में। तो कभी भी इस तरीके का सवाल आ जाए जिसमें ए टेंजेंशियल भी है ए रेडियल भी है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि ए टेंजेंशियल गायब हो जाए, ए टेंजेंशियल आ सकता है, तो क्या करो कि रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लो, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में मोशन नहीं होने वाला है सर्कुलर मोशन में। अबे रेडियल डायरेक्शन में मोशन होगा क्या, अगर मान ले थ्रेड बांध दिए तो ये आगे भाग जाएगा, रेडियल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा, आगे की तरफ टेंजेंशियल में मूव करोगे तो रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लो, आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू, सवाल को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं, सिंपल यही जो बोल रहे हैं मान जाओ, आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू पीछे वाला फोर्स कर लो, और जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है उसमें फोर्स नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो सॉल्व कर, हो गया। लेकिन एक और बात सुन लो, पहला तरीका सुने सवाल को सॉल्व करने का, जब ये पहला तरीका था, और दूसरा तरीका सुन कि रेडियल डायरेक्शन में तो आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू पीछे वाला फोर्स कर ले, ये चीटा फ्रेम में कर, और जब टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात आए उसको ग्राउंड फ्रेम में कर, क्योंकि जब मास एम ऐसे लगाते थे, जब नॉर्मल फोर्स बैलेंस करते थे ये ग्राउंड फ्रेम में करते थे, अगर चीटा फ्रेम में बैठ, अगर उस सेंटर ऑफ मास पे बैठ के करोगे तो थोड़ा सा टफ, लेकिन यहां पे अगर टेंजेंशियल में सॉल्व करना है तो हम क्या बोल रहे हैं, नॉर्मली सॉल्व करना है। नॉर्मली सॉल्व करने का मतलब ही यही है कि तुम ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहे हो, और यहां पे जब सॉल्व करोगे तो आगे वाला जब पीछे वाले के इक्वल करोगे तो चीटा में सॉल्व करोगे। आ रही बात समझ में, ये इनडायरेक्टली हम वही बोल रहे हैं कि जब रेडियल की बात आए तो आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू, तुमको जो वैल्यू अननोन होगी मिल जाएगी, लेकिन जब टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात आए, बंद करो बंद करो बंद करो प्रभु, अरे महाराज बंद करो, क्या नहीं जाना है, जब आगे वाला, जब टेंजेंशियल डायरेक्शन की बात आ जाए तो ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करोगे अगर नॉर्मली सॉल्व करना है, तो रेडियल में चीटा फ्रेम और टेंजेंशियल में ग्राउंड फ्रेम, फिर जाके जो भी तुमसे वैल्यू पूछी है वो सॉल्व लिख ले। समझाते हैं अब कैसे, अरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी ना समझोगे, लिख ले न्यू केस फॉर चीटा। तो हम ध्यान से देखना, हम जो बोले वही करेंगे, रेडियल डायरेक्शन में हम देखना हर बार चीटा फ्रेम में क्वेश्चन को लेंगे, और जब भी टेंजेंशियल की बात आएगी ग्राउंड फ्रेम में रहेंगे। तो इस चीज को अभी से तुम लोग दिमाग में उतार लो, ये तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। बच्चे देखो तुम्हारे क्लास में ना बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, अभी जैसे दूसरे जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इसके बाद तुम लोग देखना, जब सर्कुलर मोशन तुम लोग को पढ़ाया जाएगा तो वो क्वेश्चन क्लास में कराया जाएगा। क्या चीज खत्म हो गया सर्कुलर मोशन, अरे गजब,
पहले लिख लिया, लिख लो, हो गया तो बताओ। मेरे को बता रहे हैं, अगर अब पता नहीं वो क्वेश्चन कराए कि नहीं कराए। अबे वो बिना क्वेश्चन कराए कैसे बढ़ गया मास्टर? मेरे को देखो क्या पता, ये बताया कि नहीं, अभी ये भी नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, स्टार बना के नीचे पॉइंट लिख लो। स्टार बना के पॉइंट लिखो। सर्कुलर मोशन में सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है। ये सब बात इसलिए लिख लो ताकि फील रहे कॉन्सेप्ट का। सर्कुलर मोशन में वो पता है क्या लिखा होगा? व्हाट इज सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, खत्म, बस। चलो लिखो, कहां तक क्या बोले? सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि तुम रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लो, ब्रैकेट में लिख लेना चीटा फ्रेम। चीटा फ्रेम मतलब जब भी बोले हम सेंटर ऑफ मास समझ जाना कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के मास्टर देख रहा है, कर लो, ब्रैकेट में लिख लेना चीटा फ्रेम। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस को नॉर्मली सॉल्व कर लो। नॉर्मली सॉल्व करना मतलब जैसे हम लोग एनएलएम में कर रहे थे। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस को नॉर्मली सॉल्व कर लो, ब्रैकेट में लिख लेना ग्राउंड फ्रेम। क्योंकि अगर टेंजेंशियल में अगर चीटा फ्रेम में बैठ के देखने लगे तो थोड़ा सा सवाल टफ हो सकता है। क्या बोले? टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्सेस को नॉर्मली सॉल्व कर लो, नॉर्मली सॉल्व कर लो। हो गया? आजा देख। अब ब्रैकेट में लिख लेना ग्राउंड फ्रेम। ब्रैकेट में लिख लेना ग्राउंड फ्रेम कि जब हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो ग्राउंड फ्रेम में रह के सॉल्व करेंगे, और जब हम लोग रेडियल डायरेक्शन में रहेंगे तो चीटा फ्रेम में रह के सॉल्व करेंगे। लेकिन ये बात बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि उसके फील के लिए ये सारी बातें बतानी पड़ती है। आजा देख, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देख ध्यान से। तू लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व भी किया होगा ना तो ये चीज अप्लाई किया होगा इनडायरेक्टली, लेकिन तुम लोग को पता नहीं चला होगा। आजा देख, मान ले एक सिस्टम है अपने पास, ये जो है ब्लॉक 2 kg का है। कितने kg का? 2 kg का। कठिन करके दें कि आसान करके? अबे ले लो, चल जाएगा उतना। चलो, इस तरह का एनएलएम में भी देखे हो, बस थोड़ा यहाँ पे सर्कुलर मोशन का 2-3 कॉन्सेप्ट आएगा, इसीलिए थोड़ा सा टफ लगेगा, नया लगेगा। ये 1 kg का ब्लॉक है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है और ये डिस्टेंस 2 मीटर है, और इसको ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड से घुमा रहे हो। कोई दिक्कत? तो क्या इस वाले स्ट्रिंग में टेंशन आएगा क्या? मान लेते T1 आया। इस वाले स्ट्रिंग में क्या टेंशन आएगा क्या? मान लेते T2 आया। बस ये T1 T2 बताना है। बताओ, अबे बताओ। हाँ, अरे कर दो तो। अबे बहुत आसान है, कर दो। पहले क्वेश्चन लिख, थोड़ा सा तो सोच, हम तो कराएंगे ही, थोड़ा सा सोच, बताने के लिए तो है। आओ देखो, टेंशन बताना अपने को स्ट्रिंग में, टेंशन बताना है। तो क्या 1 kg की तरफ भी बताना है, 2 kg की तरफ भी बनाना है? 1 kg अगर ये है और अगर इसको ओमेगा से ऐसे करके घुमा रहे हैं तो क्या, अब ध्यान से देख, ओमेगा कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। रेडियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है साहब, तो रेडियल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा क्या वो ओमेगा स्क्वायर आर होगा? और टेंशन जो अंदर की तरफ स्ट्रिंग में क्या T2 है? 1 kg के वाले ब्लॉक की बात कर रहे हैं, क्या अंदर की तरफ T2 है और बाहर की तरफ क्या फोर्स लगेगा? m ओमेगा स्क्वायर आर। अबे m ओमेगा स्क्वायर आर ही तो लगेगा। मास कितना है? 1 किलो। ओमेगा कितना है? 2, यानी कि 4 पकड़ लो, और रेडियस कितना है? 2 मीटर। तो 4 2 जा 8, तो T2 कितना आया? अच्छा बता, इसमें क्या टफ था? तो क्यों नहीं कर पाए? वहां पे जो सुन, एनएलएम है भैया, जो एनएलएम में सवाल करते थे क्या उसमें जी आ जाता था? यहां पे ओमेगा स्क्वायर आ रहा है क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है। ध्यान से देख, वही किए कि नहीं? अबे एमए लिखे हैं। अबे जब ब्लॉक ऐसे टांगते थे तो ऊपर की तरफ टेंशन, तो नीचे की तरफ mg,
यहां पे सर्कुलर मोशन नहीं था प्रभु लोग, इसीलिए जी आ गया था। यहां पे सर्कुलर मोशन की वजह से एक्सेलरेशन है, तो अब इसका कॉन्सेप्ट लगाएगा। तो ये क्या लिखे हैं, एम ए रेडियल, तो ए रेडियल कितना है ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन ध्यान से देख, इसको सूडो फ्रेम में सॉल्व किए, सूडो फोर्स है ये, चीटा फ्रेम में सॉल्व किए इसको। इस तरह का सवाल कराया था मास्टर, अगर इस तरह का सवाल कराया होता तो बच्चे ये करके आगे बढ़ गए होते। उनको कभी नहीं पता चलता ये जो लिखे ये चीटा फ्रेम में लिखे हैं ना कि ग्राउंड फ्रेम में लिखे हैं। अबे क्योंकि जो रेडियल फोर्स है वो तो अंदर की तरफ लगेगा ना बे, लेकिन वो बाहर की तरफ क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको हम चीटा फ्रेम में सॉल्व करते हैं, इसीलिए हम लोग को दिखता है कि वो बाहर की तरफ हो गया। अबे रेडियल तो अंदर ही लगेगा ना बे, तार के वजह से। अबे तो टेंशन समझ में आया 8 न्यूटन, टेंशन समझ में आया। अब 2 kg पे यहां पे भी टेंशन निकालना है, तो ये जो 2 kg वाला ब्लॉक है, अरे सुन ना, क्या इसके अंदर T1 इधर की तरफ, ठीक, और T2 भी इसका लगेगा, जो बाहर वाला थ्रेड है उसका भी तो T2 लगेगा, और इसकी वजह से जो सर्कुलर मोशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो भी लगेगा, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर आर। m इज 2, ओमेगा इज 2 यानी कि 4 एंड रेडियस इज 1। देख 1 मीटर है ना, तो 2 4, यहां कुछ गलती की है क्या, नहीं। अबे कैलकुलेशन करना, 8 हो गया, तो अब इसको सॉल्व बस इक्वल करना है। हम क्या बोले, रेडियल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करना है, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 8 यानी कि 16 न्यूटन हो गया। बता कितना सिंपल क्वेश्चन है, खत्म। और क्वेश्चन लिख, पहले ये लिख ले और क्वेश्चन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है जो पढ़ते आ रहे हो, कुछ भी टफ नहीं है, लिख ले। मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रट लो कि यही होगा, एक बार फील करो कि क्या है, कि क्या लगने वाला है इस पे। जरूरी नहीं कि बार बार क्वेश्चन यही हम दें, क्वेश्चन बदल सकते हैं। ये क्यों बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन पता चल जाएगा। हिंट करके मतलब ठोके, ऐसे डायरेक्ट ठोकना सही नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे कि तुम लोग करोगे, ठीक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देख 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 देख, एक पेंडुलम है जिसको हम लोग टांगे हुए हैं, ठीक। अबे मतलब बार बार एक ही थोड़े ना देंगे, बदलो माहौल, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। 2 मीटर थ्रेड है इसका और 2 किलो का पेंडुलम है, और इसको 10 मीटर पर सेकेंड दे दिए वेलोसिटी। अच्छा बता, जब 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दिए तो इस इंस्टेंट पे टेंशन बताना है, इंस्टेंट पे बताना है, इसी इंस्टेंट पे टेंशन बताओ क्या होगा इस इंस्टेंट पे। अबे हाँ 10 मीटर दिए ना, इस इंस्टेंट पे 10 मीटर वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकेंड, इस इंस्टेंट पे टेंशन बताओ, बताओ कितना होगा। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब दिमाग को थोड़ा सा चैन मतलब देना, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि हमको बताना ही पड़ेगा। अबे नाक मत कटाओ, बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं, एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तुम लोग, और ये एनालिसिस इस वजह से नहीं हो पा रही क्योंकि क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो तुम लोग। अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, घेलुआ घेलुआ पता नहीं क्या बुक का है, ऐसा ले रो फेंक दो फाड़ के, तब नहीं तो क्या। उसमें इस तरह का कॉन्सेप्ट, ऐसा बुक पढ़ो जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया हो। अच्छा ये सब जो क्वेश्चन कराते हैं मजा आता है करने में, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन से तुम फिजिक्स की फील ले पाते हो। लेकिन पेपर में तेरे को उड़ाएगा, लेकिन सीखने के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग, पहले तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर जो कि कॉन्सेप्चुअल हो, उसके बाद बुक वाले क्वेश्चन पे जा। पेपर का क्वेश्चन देखना, तो तेरे को फालतू क्वेश्चन नहीं दिखेगा एक भी। जे एडवांस के भी फालतू क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, बस उड़ाने के लिए 1-2 क्वेश्चन इधर उधर का दे देगा, वो भी फालतू नहीं रहेगा, लेकिन तुम लोग के लेवल का नहीं रहेगा। फालतू पूछता ही नहीं है जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट के पेपर में। नीट का पेपर तो और मस्त होता है, कोई फिजिक्स का अच्छा बच्चा सॉल्व करने लग जाए ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ के, तो खटाखट सॉल्व करे, मजा आने लगता है उसको नीट का पेपर सॉल्व करने में।
उसमें तो डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल एकदम खट खट छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बना बना के क्वेश्चन देता है। कोई नीट का बच्चा देख रहा है तो वो करेक्ट कर पाएगा, जो प्रीवियस ईयर देखा है। तुम भी तो सॉल्व किए हो प्रीवियस ईयर, कैसा क्वेश्चन रहता है? छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, मतलब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देता है, यही देता है। आ रहा है कि बताना पड़ेगा? देख अबे अगर इस इंस्टेंट पे ऐसे रखा हुआ है, देख मतलब ये अगर बाकी सब छोड़ दे, देख ऐसा लग रहा है कि कोई ब्लॉक लटकाया गया है। अबे जब कोई ब्लॉक लटकाया गया तो mg नीचे की तरफ, और अगर इस पॉइंट पे है तो क्या नीचे की तरफ अगर पेंडुलम अगर मूव कर रहा है तो सर्कुलर मोशन आया, कॉन्सेप्ट प्लस mv²/r, खत्म। टेंशन इसी के इक्वल होगा। टेंशन किसके इक्वल होगा? जो नेट फोर्स पीछे की तरफ लगा होगा। नेट फोर्स एक mv²r है क्योंकि इसको 10 मीटर पर सेकंड से आगे ले जाया जा रहा है और मिनिमम फोर्स भी दिया जा रहा है टेंशन अंदर की तरफ, लेकिन उसमें mg भी आया ना इस इंस्टेंट की अगर बात करो तो उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। अबे तुम लोग को नहीं आया तो अब टेंशन क्या है? mg इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लोगे ना प्रभु लोग, कि अब इसको भी सॉल्व करके दिखाएं। अबे वैल्यू पुट करना है बस, v की जगह 10 रख, 2 रख, r 2 मीटर, सॉल्व कर, आगे बढ़, लिख ले। रख के आंसर बताओ कितना आया? 120। चलो अगला क्वेश्चन तुम लोग करोगे? अरे आ जाओ, देखो इस तरह का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराए सब। मतलब उन सब ये भी जाके देना अब अगले टर्म पे उन सबों को, दस्तवन को अपने पछताओ। आओ देखो हो गया। देख मान ले, क्या कर कि एक थ्रेड लिए, एक बॉल लिए, ऐसे कनेक्ट करा दिए। ये बॉल मान लेते हैं 1 किलो का बॉल है। कितने किलो का? 1 किलो का बॉल है अपने पास, और इसको जो है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रखे हो। ये सेंटर है, यहीं से घुमा रहे हो, 1 मीटर इसका थ्रेड का रेड वो है, कोई दिक्कत? और इसको जो है घुमा रहे हो तुम मस्त, ये ऐसे 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 गोल गोल घूमेगा। अबे सन्न क्यों हो गए हो? ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो? फोकस नहीं मारना है। आओ देखो, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, इसमें कोई दिक्कत? ये एंगल मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पे तुमको टेंशन बताना है इस स्ट्रिंग में। अभी ऐसे बताए थे, अब थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया, इंस्टेंट की बात हो रही है ना, तो अब अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, किसी भी इंस्टेंट की बात कर सकते हो। तो ये जो इंस्टेंट है मान लेते हैं ये 53 डिग्री पे घूम चुका है। कितने डिग्री पे? 53 डिग्री पे ये घुमा हुआ है ऐसे करके। अबे 53 छोड़ दे, तू 45 ले, नहीं तो साला 53 ही में तुम लोग परेशान हो जाओगे। cos 53 क्या होगा, cos 53 क्या होगा? तुम लोग साला 45 लो, 45 डिग्री। तुम लोग उस लायक नहीं हो। यहाँ पे 53 ही लो बे, लिख दे रहे हैं वैल्यू। cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है, sin 53 की वैल्यू 4/5 होती है। लिख ले चलकर, टेंशन बता इस इंस्टेंट पे, नहीं तो साला cos 53 ही करते रह जाओगे। हमको cos 53 की वैल्यू नहीं आई सर, हम वहीं गड़बड़ाए थे, बाकी सब तो हम कर लिए थे। कलाबाज है तुम लोग, याद करो। अरे देख, अगर इस इंस्टेंट की बात कर, सुन बस कर, अगर इस इंस्टेंट की बात कर, क्या टेंशन अंदर की तरफ होगा और क्या बाहर की तरफ mv²/r? कोई दिक्कत इसमें? अच्छा mv²/r वैल्यू बोल देना, वैल्यू बोल, m पक्का विश्वास करके लिख देना। हाँ 100 ही आएगा, 100 इधर आएगा, कोई दिक्कत इसमें? अब ध्यान से देख, एक और कंपोनेंट है। अबे ग्रेविटी भी 10 की नीचे लग रही है, तो ग्रेविटी का 2 कंपोनेंट आएगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। जो इधर कंपोनेंट आएगा ये वाला जो होगा 53 आ जाएगा, वो 53, तो ये भी कैसे कर लोगे ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा दिस इज 8, क्योंकि ये 10 sin 53, और ये वाला कंपोनेंट 10 cos 53, यानी कि इधर वाला कितना आएगा? 6 आएगा। तो इधर 100 ऑलरेडी था और ग्रेविटी की वजह से 6 आ गया, तो क्या 100 + 6 हो जाएगा इधर। टेंशन कितना आएगा? अबे कर दिए क्या? दिखे, अरे गजब, बा, अरे अबे हमको विश्वास नहीं हो रहा अभी भी। गजब, बहुत सही, वाह, चलो बहुत सही। लो पकड़ो पेन अपना, जाके अब
अब अगर उसका उन सबों को फोड़ोगे तब सही लगेगा। अगला क्वेश्चन दे। अगला क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, समझ ले, फील आ जाएगा थोड़ा सा। देख देख, मान ले तुम ही लोग से पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बात है, सुन ले। देख, मान ले कि कोई पेंडुलम है, ये अपना पेंडुलम मस्त लटका हुआ है, ठीक है, ये थीटा नॉट पे रखा हुआ है, ऐसे थीटा नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये ऐसे पेंडुलम मास m मान लेते हैं अगर रखा हुआ है, तो क्या इसके ऊपर टेंशन लगेगा? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, क्या इस टेंशन लगेगा तो टेंशन की वैल्यू पता करनी होगी। तो टेंशन जो होगा, दिस इज टी कॉस थीटा, थीटा मान लेते हैं, थीटा नॉट क्या थीटा, एंड दिस इज टी साइन थीटा। अबे टी पता करना है अगर, और क्या नीचे की तरफ mg लगेगा? पक्की बात। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, अब एक और पार्ट है, देख, ये पेंडुलम है, लटका हुआ है थीटा नॉट पे, ये नीचे की तरफ mg लग रहा है, इधर t लग रहा है, तो mg अगर ये नीचे की तरफ mg लग रहा है तो इस mg का दो कंपोनेंट कर सकते हैं हम लोग। देखना ध्यान से, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा, हाँ की ना? क्योंकि यही mg sin थीटा क्या घटाएगा? कोई दिक्कत इसमें? तो टेंशन कितना आ जाएगा? टेंशन विल इक्वल टू mg cos थीटा। ध्यान से देख, क्वेश्चन एक ही है दोनों जगह। यहां टेंशन कितना आ रहा है? t इज इक्वल टू mg बाई कॉस थीटा, और यहां कितना आ रहा है? t इज इक्वल टू, कौन सा सही है, ये वाला कि वो वाला? अबे कौन सा सही है, रीजन बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं ये वाला। अबे क्वेश्चन तो दोनों सेम ही है ना, पेंडुलम में थीटा डिग्री पे रखे हुए हैं दोनों को, कौन सा सही है, वो कि ये? सोच ले आराम से पहले। यहां पे टेंशन का कंपोनेंट मारे, वहां पे mg का कौन सा कंपोनेंट मारे हैं, ये सही है कि वो सही है? सोच के बता। वो ऐसे से कर रहा है, अबे उससे कुछ नहीं होगा। नहीं समझ में आया? देख, कौन सा सही है, ये वाला कि ये वाला? ये वाला बताओ बे, कौन सा सही, ये वाला कि वो वाला? नहीं पता, ये वाला सही है। अबे मास नहीं ले जा रहा, सुन ध्यान से देख, हम सॉल्व भी गलत किए हैं, तुम लोग पकड़ नहीं पाए हो। जनरली बच्चे ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। सोच के देख, ये अगर मास m है तो क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ध्यान से देख, ये इस डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन होगा ना? याद कर हम क्या बताए थे, पेंडुलम अगर ऐसे जा रहा है तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है जो कि वेलोसिटी को घटाता है पीछे डायरेक्शन में। तो यहां पे इस डायरेक्शन में दैट इज ए टेंजेंशियल जो है वही वेलोसिटी को घटाएगा ना, तो इस ए टेंजेंशियल का इधर भी तो कंपोनेंट आएगा mg के डायरेक्शन में। तो हम t cos थीटा इज इक्वल टू mg कैसे लिख सकते हैं, सोच के देख। और अगर ये 80 है तो ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा? तो अगर इधर ये mg है तो क्या ये 80 cos थीटा? एक मिनट रुको, ये थीटा तो कौन सा थीटा, ये कि ये? सोच ले, ये थीटा तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, ठीक है। तो ये इधर क्या एक ma sin थीटा आएगा कि नहीं आएगा? इधर एक ma sin थीटा आएगा ना। एक्चुअल में इक्वेशन क्या होना चाहिए, t cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस ma sin थीटा। ध्यान से देख, ये ma sin थीटा छुपा दिए थे हम, लेकिन क्या इस डायरेक्शन में ए टेंजेंशियल भी तो होगा, और वो ए टेंजेंशियल की वजह से उसका एक कंपोनेंट इधर भी तो आएगा, तो वो भी तो कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो क्या वो सही है ना, क्योंकि वहां पे कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है। हम आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू पीछे वाला फोर्स कर सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ पे एक एक्सेलरेशन का एक और कंपोनेंट आ रहा है, तो उसका सही वर्जन क्या होना चाहिए? सही वर्जन ये होना चाहिए टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg प्लस ma sin थीटा। सिंपल हो गया। तो ये गलत है, ऐसे करके ऐसे कर लेना। अगर कोई पोपट होगा तो सॉल्व कर देगा कि नहीं इस तरह, और उसको सही भी लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ये सही, अबे सही है ही नहीं, एक्चुअली की बात क्या, छोड़ ही दो, लिख ले। तो इस ये क्यों कराएं, क्योंकि गलती, लिख ले। क्या तुम लोग खुद चूक गए ना समझने से? बस समझ ले कि ये चीज नहीं दिखता है उनको कि ये टेंजेंशियल है।
कोनिकल पेंडुलम देखे हो कि नहीं तुम लोग, जिसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाया जाता है। अबे रुको, हम यहीं पे करके दिखा दे रहे हैं तुम लोग को। जैसे देखो कोनिकल पेंडुलम, देखो क्या होता है। ये मान लेते हैं बॉब है, ये ऐसे से देख, ऐसे से घूम रहा है, देख कोन का शेप फॉर्म कर रहा है कि नहीं। अभी कोन ऐसे ही तो बनता है, ये कोनिकल पेंडुलम हुआ ना। चल उसी पे क्वेश्चन है आज। हाँ बोलो, क्या बताओ। हाँ स्लोप पे क्या करते, कोई चीज गड़बड़ा रहते तो नीचे था, और जो तो कप टाइप का इन्वर्टेड ट्यूब टाइप का था, मतलब क्या बोलते हैं कुप्पी जिसका होता है ना सर, हाँ हाँ हाँ, उसको उस डायरेक्शन में नीचे गड़बड़ा करे तो ऊपर भागे जा रहा था। तो कुछ केस होगा, वो क्वेश्चन लाए ना तभी देखेंगे। कहाँ रोटेशनल मोशन में पढ़े थे क्या। नहीं वो लिटरली आ गया था कि एचसी वर्मा का देख रहे थे, स्क्रॉल कर रहे थे। अबे यूट्यूब पे देखे थे। अब क्या था वो भगवान जाने। स्लोप पे मतलब ऐसे रखा होगा तो नीचे ही जाएगा ना। नहीं नीचे देखिए, नीचे रखा है, मान लीजिए इसे स्लोप है, यहाँ रख दिया तो नीचे गिरना चाहिए, उल्टा चढ़ने लग रहा था। भाई कुछ होगा उसमें, कॉन्सेप्ट होगा, कुछ बात होगा तभी चढ़ रहा है कि ऐसे ही थोड़ा अच्छा हो गया। चल आजा, अगला क्वेश्चन देख। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा सुन के तू लोग को, भले ही कर पाए चाहे ना कर पाए। आजा देख, हो गया, देख आजा। फिर उस लड़के को पता है क्या हुआ। उस लड़के का फिर हम वो बोला भैया हमको भी वो कर दो। हम बोले नहीं यार तुमको हम नहीं कर सकते। बोला क्यों। हम बोले देखो तुमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, जो पहले दिन दिखाए थे। तो बोला कि है यार भैया विश्वास, सोचो बुआ का लड़का। हम बोले तुम मेंटरशिप ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ आ जाओ। देखो बताए, देख मान ले कि ये जो है पेंडुलम है यहाँ पे, ठीक, टिंग 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 कर रहा है। अब इस इंस्टेंट पे क्या किए, जैसे ही इस इंस्टेंट पे आया, जैसे ही इस इंस्टेंट पे आया, खट से काट दिए। अबे रस्सी काट दिए, ठीक। अब रस्सी काट दिए तो ये गिरेगा। तुमको पाथ बताना है कि इसका पाथ क्या होगा। पहला एक है ऐसे गिरेगा, पहला क्या है कि ऐसे गिर जाएगा, ये पहला पाथ है। दूसरा है कि ऐसे गिरेगा, तीसरा है ऐसे गिरेगा, सॉरी हाँ तीसरा ऐसे है, और चौथा है ऐसे गिरेगा। कैसे गिरेगा बताओ, कौन सा सही पाथ है बताओ। अबे अच्छा क्वेश्चन है ना, कि अगर रस्सी काट दिए, ऐसे पेंडुलम ऐसे ऐसे कर रहा था, और इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे ये टिका हुआ है, रस्सी काट दी है, कैसे गिरेगा ये। पहला पाथ ये है, दूसरा ये है, तीसरा वो है, चौथा ये है। बताओ कैसे गिरेगा। हाँ बे और कैसे बताओगे, चल बता कैसे गिरेगा। हमको लग रहा है कि तुम लोग को हम 24-25 तक पढ़ा देंगे। 2 महीने नहीं बेटा 2 महीना नहीं, 24-25 तक पढ़ा देंगे, और 2-2 3-3 घंटा पढ़ाएंगे। पकड़ लो, जिस दिन मूड खसकेगा 4 घंटा, किसी दिन मूड खसकेगा सुबह ही बुला लेंगे, 6 घंटा 7 घंटा एक साथ पढ़ा लेंगे। ठीक है चलो, ठीक है। तो उससे पहले तक हम 3-3 4-4 घंटा खींच देंगे। हमारे हिसाब से हम 25-26 के बाद ही जाएंगे, जहाँ तक मेरा उम्मीद है। देखेंगे वो जो रहेगा, कि वो खुश नहीं कर पा रहा है उत्तराखंड वाला में। करो 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 करो। हाँ अबे बताओ कौन सा पाथ सही है। ये सही है, ये सही है, वो तीसरा वाला। अबे देख सुन कौन सा पाथ सही है। अबे चौथा वाला सही है, और कौन सही रहेगा। हाँ हट सुनो ना, अगर इस इंस्टेंट की बात कर, देख ऐसे नहीं कि ये वाला सही है बस हाँ मान गए। अबे कॉन्सेप्ट सुनो ना, हर चीज का कॉन्सेप्ट है ना। अगर इस पॉइंट की बात करें, सुन, अगर इस पॉइंट की बात करें तो क्या ए टेंजेंशियल होगा ना इस डायरेक्शन में, और ए रेडियल भी रहेगा इस डायरेक्शन में।
तो जो ए नेट होगा क्या इसी के रिजल्टेंट में होगा? अबे तो ये जब ए रेडियल होगा, ये ए टेंजेंशियल होगा, सॉरी ये ए टेंजेंशियल होगा, ये ए, तो ए नेट हमेशा इसी डायरेक्शन में होगा, और कटने के बाद भी ए नेट इसी डायरेक्शन में होगा जो कि ग्रेविटी ले जाएगी। तो पहले भी ए नेट इसी डायरेक्शन में और कटने के बाद भी, तो फिर जाएगा किधर? तो फिर अब इतना आसान सवाल, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली चलते ही नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो, बन गया देख रहे हो, तुक्का भिड़ा रहे हो, ऐसे जा रहा तो ऐसे फेंकाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर इमेजिन कर रहे हो अगर हम काट देते तो ऐसे ही फेंकाता मेरे हिसाब से। अबे कॉन्सेप्चुअली सोचो ना, साला इमेजिनेशन कर रहे हैं सब। चल समझ में आ गया? सही था, चल आजा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास और रोटेशन। आ जाओ देखो। वॉल्यूम 1 हो जाएगा। हाँ वॉल्यूम 1 पूरा, अबे वॉल्यूम 1 रोटेशन ही तक है। उसके बाद ग्रेविटेशन, कौन सा? अबे ग्रेविटेशन कौन पढ़ता है? आओ देखो, ग्रेविटेशन अच्छा चैप्टर है, मतलब पढ़ता है। आओ देखो, कोनिकल पेंडुलम। हाँ अबे वही जो अभी एक्सप्लेन किए कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, क्या होता है इसमें कोनिकल पेंडुलम? क्या होता है कि ऐसे पेंडुलम लिए और पेंडुलम जो है ये ऐसे टंगा हुआ है यहाँ पे मान लेते हैं, और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, देख ये ऐसे ऐसे, मतलब सर देख पेंडुलम जैसे मान ले ऐसे थ्रेड पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाओ तो सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे होगा, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे तो सर्कुलर मोशन ऐसे ऐसे होगा। तो सोच के देख, ऐसे ये थ्रेड है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो एक कोन का शेप फॉर्म कर रहा है ना, इसी को कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। मतलब ये जो ये होगा ये ऐसे ऐसे घूमेगा, देख ऐसे ऐसे, हाँ कि ना? ठीक, अब इस पे अगर इक्वेशंस लगाने हो, फोर्स बैलेंस करना हो तो क्या होगा, देख मान लेते कि ये स्ट्रिंग एल लेंथ की है, कोनिकल पेंडुलम ऐसा पूछता नहीं है लेकिन नॉलेज रहना चाहिए। देख टेंशन ये है और इसका मास मान लेते हैं m है। अबे टेंशन इधर, गजब हो बे तुम लोग भी, ये थीटा है ना बे, ये टेंशन अब बताना इस स्ट्रिंग में, देख क्या हो सकता है। देख क्या टेंशन इधर लगेगा तो t cos थीटा इधर और t sin थीटा इधर, कोई दिक्कत? अब रुक जा, वो पीछे वाला केस मत सोचना, इसमें और उसमें डिफरेंस है। यहां पे ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, वहां पे ऐसे ऐसे घुमा रहे थे। अबे रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, देख ले, टाइमिंग ऑन है ना, चल देख। तो t sin थीटा इधर, t cos थीटा उधर, ये थीटा तो ये थीटा, और सोच के देख mg नीचे की तरफ भी लगेगा। और अगर सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है ऐसे ऐसे, तो अब जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा क्या वो इधर होगा? सोच ले, पक्की बात। और क्या mv स्क्वायर बाई आर होगा? अगर मान ली v वेलोसिटी तो mv स्क्वायर बाई आर, यानी कि l साइन थीटा का होल स्क्वायर। अबे ये l, तो अब r क्या होगा? r यही होगा ना, ये l, दिस इज थीटा, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इज l साइन थीटा, तो यही r है। तो अब देख t साइन थीटा जो होगा, जो t साइन थीटा होगा वो क्या, mv स्क्वायर बाई l साइन थीटा। अबे mv स्क्वायर बाई r होता है ना, तो यहाँ क्यों स्क्वायर लगवाए हो? अबे तो तुमको बताना चाहिए था ना। जो t cos थीटा होगा क्या वो mg के इक्वल होगा? अगर ये ऐसा हो है तो कोनिकल पेंडुलम वर्क करेगा अच्छे से, लिख ले। अबे इक्वेशन बैलेंस करे हैं, किए हैं बस, दे ध्यान से सोच के देख क्या किए हैं। देख हम जब भी बोले थे सर्कुलर मोशन को सॉल्व करने का बस दो तरीका, अगर रेडियल डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हो तो फोर्स बैलेंस कर लो, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो सॉल्व कर लो। ध्यान से देख, और हम एक चीज और बोले थे कि रेडियल डायरेक्शन में चीटा फ्रेम में करना है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में करना है। ध्यान से देख, ये जो है ये रेडियल डायरेक्शन है, चीटा फ्रेम है, क्योंकि रेडियल डायरेक्शन में चीटा फ्रेम तो बाहर किए हैं, एक्सेलरेशन लिए हैं, तो ये इक्वेशन नॉर्मली, ये आगे वाला इज इक्वल टू पीछे वाला किए हैं, और ये भी क्या किए हैं, नॉर्मली सॉल्व किए हैं। अगर नॉर्मली कैसे, यहां पे भी आगे वाला फोर्स इज इक्वल टू पीछे वाला किए हैं, क्यों? क्योंकि बॉडी यहीं पे एक्सेलरेट नहीं कर रही है, और इसको ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किए हैं। यही दिखा रहे हैं बेटा, लिख ले, लिख ले, कोनिकल पेंडुलम का केस सिखा रहे हैं कि ये ऐसा होता है। और बढ़े आगे कि बस?
बस कर, अब कल क्वेश्चन किया जाएगा एक तरफ से, ठीक है। तो आज इसको अपलोड कर देगा। इसको अभी तो बहुत वीडियो नहीं अपलोड किए हैं। तो उन सालों को बोलो ना कि लेक्चर देखें यूट्यूब पे से, क्या दिक्कत है। बताएं सब पूरी बात। तो देख रहे हैं सब। आप देखिए क्या भाग जाए उससे मतलब अब चलो अच्छा, कोई बात नहीं, हमारा काम बताना था, बता चलो कोई नहीं। जो लोग पबजी वाले गेम खेलते हैं। चलो कोई बात नहीं, तो वही लोग तो फीस देते हैं। हाँ, बढ़िया बड़े कोचिंग में चले जाओ, बोलो कि गधवा बैठेगा यही, खच्चड़ मेरा यही खच्चड़ है, मिट्टिया झूठ होता है, 1 लाख दे दे रहे हैं, बोले बैठा दो, बैठा लेगा। चलो अब कल किया जाएगा, कल अच्छा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, कल वो भी सॉल्व किया जाएगा। कटोरा में नोट घुमाना, अरे मतलब सिक्का घुमाना, परसों मंडे से, मंडे से 2-3 घंटा 2-3 घंटा लेंगे। टाइमिंग इसी टाइम पे आओ, 2 घंटा ले लेंगे हम। इसी टाइम हाँ इसी टाइम पे। तुम लोग को जाना पड़ जाता है ना, समझ जाओ 5 सवा 5 पकड़ लो। वही बात है, सुबह कुछ टाइम नहीं यार, सुबह मत दुख दो, 5 सवा 5 तक पढ़ाएंगे, 3 से 2 ढाई घंटा इस तरह चलेगा, ठीक है। चलो चलो बेटा, तुम लोग चैनल सब्सक्राइब करो, बाय। कितना टाइम हो रहा है भैया? चलो ठीक।